हेलो फ्रेंड्स, चढ़ाके एकेडमी में आप सभी को नमस्कार। आज जो टॉपिक हमारा है वो है मराठा साम्राज्य व शिवाजी का उत्कर्ष। मराठा साम्राज्य व शिवाजी का उत्कर्ष। आप जानते हैं कि मुगल सम्राट औरंगजेब सम्राट औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य का गौरव अपने चरमोत्कर्ष पर था। मराठों के उत्थान से उन्हें गहरा आघात पहुंचा। कारण यह था कि औरंगजेब का अपना अंतिम 25 वर्ष मुगलों के विरुद्ध लगाना पड़ा था और अंततः यह मुगलों के पतन का कारण बना। अब जानते हैं कि इन मराठों का मूल स्थान महाराष्ट्र था, लेकिन मराठे संपूर्ण दक्षिण भारत में फैले हुए थे। ये मराठे हिंदू थे, हिंदू धर्म में उनकी दृढ़ आस्था थी। वे प्रेमी थे और स्वतंत्रता प्रेमी भी थे स्वभाव से, किंतु उनमें से अधिकांश कृषक थे, किसान थे, निर्धन थे। लेकिन कुछ मराठे संपन्न भी थे, क्योंकि दक्षिण में मुस्लिम राज्यों में सैनिक रूप में रहे और जागीरदार भी थे। ध्यान रखेंगे कि दक्षिण भारत में ये 300 वर्षों के मुसलमानी शासन ने उन्हें वीर बनाने के साथ साथ चालाक भी बना दिया था। 300 वर्षों से दक्षिण में जो मुस्लिम राज्य स्थापित हुए थे उनमें ये सैनिक के रूप में मौजूद थे, कुछ जागीरदार भी थे, और इस शासन ने उन्हें वीर बनाने के साथ साथ चालाक भी बना दिया था। इसके अलावा वहां की जो भौगोलिक परिस्थितियां रही हैं, मराठा साम्राज्य की भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं, जो स्थितियां हैं, उनके कारण मराठे परिश्रमी बन गए थे, दृढ़ निश्चयी थे और लड़ाकू भी बना दिया था। इसके अलावा आप जानते हैं कि औरंगजेब की जो धार्मिक कट्टरता की नीति थी, उस धार्मिक औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी, जो कट्टरता की नीति थी, इस धार्मिक नीति के कारण हिंदू जागरण हुआ था। ध्यान रखेंगे कि यद्यपि संपूर्ण भारत में उसकी नीतियां प्रभावी हुई, लेकिन दक्षिण के विशेषकर वहां के संतों को आप जानते होंगे, संत तुकाराम, रामदास, नामदेव, एकनाथ, वामन पंडित आदि वहां के संत रहे हैं। उन संतों ने अपने उपदेशों तथा स्थानीय भाषा में दिए गए लेखों के माध्यम से मराठों में राजनीतिक महत्वाकांक्षा की भावना को भर दिया था और उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को बढ़ाया। इसके अलावा उनमें प्रजातंत्र की शुद्ध भावना को भर दिया, जो भारत के किसी भी प्रदेश में नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ राष्ट्रीयता की। राष्ट्रीयता का उनमें अभाव था, जिसे शाहजी भोसले और उनके पुत्र शिवा ने पूरा कर दिया था। इसी परिप्रेक्ष्य में हम आज पढ़ेंगे शिवाजी। ध्यान रखेंगे कि थोड़ा सा पृष्ठभूमि रहा है कि औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। मराठों के उत्थान से उन्हें गहरा आघात लगा था, क्योंकि उनका अंतिम 25 वर्ष मराठों के विरुद्ध लगाना पड़ा और अंततः मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनना पड़ा था। ये मराठे महाराष्ट्र के थे, लेकिन संपूर्ण दक्षिण भारत में फैले हुए थे। वे स्वभाव से प्रेमी
तथा स्वतंत्रता प्रेमी थे। उसमें से अधिकांश किसान थे और कुछ संपन्न भी थे, क्योंकि वहां के मुस्लिम राज्यों में सैनिक व जागीरदार के पद पर थे, इसलिए वो संपन्न भी थे। वहां की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण वे दृढ़ निश्चयी, परिश्रमी और लड़ाकू बन गए थे। विशेषकर औरंगजेब की धार्मिक नीति से समाज में हिंदू जागरण हुआ और उस हिंदू जागरण का नेतृत्व वहां के संतों एकनाथ, तुकाराम, रामदास, वामन पंडित आदि ने अपने लेखों और उपदेशों के माध्यम से मराठों में राजनीतिक महत्वाकांक्षा को जगाया और उनमें प्रजातंत्र की भावना भर दी, जिसमें राष्ट्रीयता लाने के लिए शाहजी भोसले और शिवा ने कार्य किया। ध्यान रखेंगे, हमें पढ़ना है मुख्यतः शिवाजी का उत्कर्ष। तो सबसे पहले देखेंगे कि शिवाजी, ये शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 20 अप्रैल 1627 को जुन्नार के पास शिवनेर दुर्ग में हुआ था। ध्यान रखेंगे कि शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को जुन्नार के पास शिवनेर दुर्ग में हुआ था और शिवनेरी देवी के नाम पर इनका नाम शिवाजी रखा गया था। प्रश्न पूछा गया है कि शिवाजी का नाम क्यों रखा, किस आधार पर रखा गया था? तो शिवनेरी देवी के नाम पर इनका नाम शिवाजी रखा गया था। सभी लोग जानते होंगे कि इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था और इनकी माता का नाम शिवाजी भोसले और इनकी माता का नाम जीजाबाई था। ध्यान रखेंगे कि शाहजी भोसले के शिवाजी प्रिय पुत्र नहीं थे, क्योंकि जीजाबाई को त्याग कर शाहजी भोसले ने एक दूसरी पत्नी तुकाबाई मोहितो से विवाह कर लिया था। पिता के प्रिय पुत्र न थे, अतः शिवाजी का पालन पोषण उनकी माता जीजाबाई तथा दादाजी कुंवर देव के संरक्षण में हुआ और जीजाबाई के गुरु समर्थ रामदास ने भी इन्हें शिक्षित किया था। इन लोगों ने शिवाजी को कोरे पुस्तकी ज्ञान न दे करके उनमें, उनके दिमाग में यह भावना भर दिया था कि समाज, देश को रक्षा करना तथा मुसलमानों के अत्याचारी शासन से मुक्त कराना उनका परम कर्तव्य है। आप जानते हैं कि शिवाजी प्रारंभ में वह मावली लोगों के बीच रहा करते थे। इन मावली लोगों के द्वारा ही उन्होंने दुर्गम दर्रों व मार्गों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। मावली लोगों के सहायता से ही उन्होंने पहली बार ये 19 वर्ष की आयु में 1646 में ये तोरण दुर्ग, ये पुन्ना में तोरण दुर्ग जीत लिया और यहीं से अपने राजनीतिक जीवन का प्रारंभ किया था। तो प्रारंभ में शिवा ने ये मावली लोगों के साथ अपना जीवन शुरू किया और मावली लोगों के बीच रहकर उनके सर्वप्रिय हो गए थे। उन्हीं के माध्यम से उन्होंने पहाड़ी दर्रों व दुर्गों की जानकारी प्राप्त कर ली और उन्हीं के सहयोग से पहली बार 19 वर्ष की आयु में सर्वप्रथम तोरण दुर्ग, ये पुन्ना में ये तोरण दुर्ग पर अधिकार कर लिया। ध्यान रखेंगे कि अब यहां से शिवा ने बीजापुर के आदिल शाही वंश के विरुद्ध अपना अभियान शुरू किया और तुरंत बाद रायगढ़, चाकन, सिंहगढ़ आदि अनेक दुर्गों पर अधिकार कर लिया था।
तब बीजापुर के सुल्तान ने इनको पकड़ने के लिए, इनको गिरफ्तार करने के लिए एक अपने प्रमुख सेनापति अफजल खां को लगाया, क्योंकि 1600, ध्यान रखेंगे कि 1649 से 1655 तक शिवाजी की गतिविधियां बीजापुर के सुल्तान के विरुद्ध शांत रही। उन्होंने बीजापुर पर कोई आक्रमण नहीं किया, क्योंकि शिवाजी के पिता शाहजी भोसले बीजापुर सुल्तान के कैद में थे। जैसे ही शाहजी भोसले को रिहा किया गया तो 1655 में उन्होंने चंद्रराव मोरे को पराजित करके हत्या कर दिया और इन्हीं से कल्याण तथा जावली दुर्ग जीत लिया। तो 1655 में बीजापुर के प्रमुख दुर्ग कल्याण तथा जावली पर भी अधिकार हो गया। बीजापुर का सुल्तान बहुत नाराज हुआ और इसी परिप्रेक्ष्य में उसने अपने प्रमुख सेनापति अफजल खां 1659 में शिवाजी को गिरफ्तार करने के लिए अफजल खां को भेजा। ध्यान रखेंगे कि अफजल खां शिवाजी को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से चला और उसने शिवा के ये पुन्ना के साथ साथ 35 दुर्गों पर अधिकार कर लिया और बिठोवा मंदिर, ये पंढरपुर में स्थित बिठोवा मंदिर को नष्ट किया और उन्हें लूटा। अफजल खां पूरी तरह शिवा को अपहित कर दिया था। तो ऐसी स्थिति में अफजल खां ने शिवा को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से बातचीत करने के लिए एक दूत कृष्ण जी भास्कर को भेजा। ध्यान रखेंगे कि शिवा से बात करने के लिए अफजल खां ने एक दूत कृष्ण जी भास्कर को भेजा, लेकिन शिवाजी से कृष्ण जी भास्कर ने अफजल की वास्तविक योजना को बता दिया। तो उनकी योजना को जानकर शिवाजी अफजल खां से बहुत ही सावधानी से मिले और कहा जाता है कि जब दोनों गले मिले उसी समय अफजल खां शिवाजी को दबोचना चाहते थे, लेकिन शिवा ने पूरी सुरक्षा के साथ गए थे, इसलिए शिवा ने बगनके से अफजल खां का पेट फाड़ डाला अर्थात हत्या कर दिया था। ध्यान रखेंगे कि शिवा के इस कार्य के लिए समकालीन इतिहासकार खफी खान और ग्रांड डफ ने, खफी खान की पुस्तक है मुंतकब उल तवारीख, तो खफी खान और ग्रांड डफ ने विश्वासघात का आरोप लगाया है। लेकिन उस समय की यह आम बात हुआ करती थी, क्योंकि यह अफजल खां भी एक बार धोखा दिया था। शिवाजी के बड़े भाई संभाजी थे जो शाहजी भोसले के साथ बंगलोर में रहते थे। जिस समय शिवाजी के भाई बड़े संभाजी संघर्ष कर रहे थे, दक्षिण राज्यों में उलझे हुए थे, उस समय अफजल खां ने, जो शाहजी भोसले के साथ ही बीजापुर राज्य में कार्य कर रहे थे, अफजल खां ने कोई सहायता नहीं किया था। इसमें संभाजी की मृत्यु हो गई थी, हत्या हो गई थी। इस पर शाहजी भोसले ने कहा था कि अफजल खां मनुष्य नहीं बल्कि विषैला सर्प है। तो अफजल खां स्वयं धोखा देता था। ये भी आप जानते होंगे कि अफजल खां से शाहजी भोसले को नहीं बनती थी। और हम पढ़ेंगे कि मराठों और मुगलों का संबंध कैसा रहा। थोड़ा ध्यान देते हैं कि मराठा मुगल संबंध। आप जानते हैं, प्रश्न पूछा गया है कि मराठा मुगलों के उमरा वर्ग में कब शामिल हुए। हम यहां एक टॉपिक लेकर चले हैं, मराठा मुगल संबंध। ध्यान रखेंगे कि आप जानते हैं कि शिवाजी के पिता शाहजी भोसले
कभी बीजापुर में रहते थे तो कभी अहमदनगर में रहते थे। लेकिन अहमदनगर के सेनापति मलिक अंबर 1620 में शाहजी भोसले मलिक अंबर से अनबन हो गई। तो मलिक अंबर से अनबन होने के कारण शिवाजी मुगल सेवा में चले गए थे। ध्यान रखें कि यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि मराठे किस मुगल बादशाह के समय उमरा वर्ग में शामिल हुए थे, यानी कि अमीर वर्ग में शामिल हुए थे। अमीर का बहुवचन उमरा होता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो पहली बार आपका आंसर होगा कि जहांगीर के काल में मराठे उमरा वर्ग में शामिल हुए थे। लेकिन शिवा की प्रथम टक्कर मुगलों से 1657 में हुई। शिवा की मुगलों से प्रथम टक्कर 1657 में हुई और शिवा की गतिविधियों पर औरंगजेब नजर रखे हुए था। इसलिए 1660 ईस्वी में उसने अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बनाकर शिवा को गिरफ्तार करने के लिए भेजा। शाइस्ता खां शिवा को गिरफ्तार करने के लिए आए, दक्षिण के सूबेदार थे। उन्होंने शिवा के 35 दुर्गों पर अधिकार कर लिया। ध्यान देंगे कि शिवा के 35 दुर्गों पर अधिकार कर लिया। लेकिन 1663 ईस्वी में शिवा ने अचानक शाइस्ता खां पर आक्रमण कर दिया और इस आक्रमण में ये शाइस्ता खां का पुत्र मारा गया और शाइस्ता खां को अपने हाथ की 3 अंगुलियां गवाकर भागना पड़ा। ये मुगल सूबेदार की बहुत ही बुरी तरह हार थी। औरंगजेब यह समाचार सुनकर बहुत नाराज हुआ और अपने मामा शाइस्ता खां को सीधे कहा कि आप बंगाल चले जाइए। जबकि ऊपर समय की परंपरा थी, किसी भी सूबेदार को ट्रांसफर होता था तो उसे सेंटर में अर्थात मुगल सम्राट से मिलना होता था। लेकिन औरंगजेब इतना नाराज था तो अपने मामा को कहा कि आप सीधे बंगाल चले जाइए। यद्यपि शाइस्ता खां ने बंगाल में बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की, लेकिन शिवा के समक्ष असफल रहे। उसी का परिणाम था कि 1664 में शिवाजी ने सूरत को लूट लिया। औरंगजेब इनको गिरफ्तार करने के लिए व्याकुल था और तो 1665 ईस्वी में उन्होंने इनको गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष अधिकार के साथ जयसिंह को भेजा। जयसिंह शिवाजी को गिरफ्तार करने के लिए आए। शिवाजी के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिए। रायगढ़ दुर्ग पर भी कब्जा कर लिया गया। शिवा को आत्मसमर्पण के लिए जयसिंह ने बाध्य कर लिया। शिवाजी ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और जयसिंह के साथ एक महत्वपूर्ण संधि हुई जिसको बोलते हैं पुरंदर की संधि। 1665 में शिवाजी और मुगल सूबेदार जयसिंह के बीच एक संधि हुई। वो संधि कहलाती है पुरंदर की संधि। इस संधि की शर्तें थी कि 23 दुर्ग मुगलों के पास रहेंगे और शेष 12 दुर्ग शिवा के पास रहेंगे। 23 दुर्ग मुगलों के पास रहेंगे, 12 दुर्ग शिवा के पास रहेंगे और शिवाजी के पुत्र संभाजी को, ध्यान रखेंगे कि संभाजी को 5000 का मनसब भी दिया गया तथा शिवाजी को गोलकुंडा तथा बीजापुर से चौथ वसूलने का भी अधिकार दिया गया था। ध्यान रखेंगे कि गोलकुंडा और बीजापुर से उन्हें चौथ वसूलने का अधिकार दिया गया था। इसके अलावा सुरक्षा के प्रति आश्वस्त होकर जैसे ही उन्हें सुरक्षा के प्रति आश्वस्त किया और सुरक्षा के प्रति आश्वस्त होकर वह औरंगजेब से मिलने के लिए शिवा आगरा गए। लेकिन आगरा में उनके साथ तृतीय श्रेणी जैसे मनसबदारों का व्यवहार किया गया। ध्यान रखेंगे कि भारत में
मनसबदारी व्यवस्था की स्थापना अकबर ने किया था। उसमें 3 श्रेणियां थी। हम मनसबदारी व्यवस्था में उसका उल्लेख करेंगे। उसमें जात और सवार के आधार पर 3 श्रेणियां डिवाइड की गई थी। तो मनसबदारी व्यवस्था के जो तृतीय श्रेणी थी, उस तृतीय श्रेणी जैसे मनसबदारों के जैसा व्यवहार किया गया। शिवा नाराज हो गए, औरंगजेब पर वचन भंग का आरोप लगाया और वो जैसे विरोध किए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ये बीमारी के बहाने किसी तरह चालाकी से वह आगरा से अपने रायगढ़ पहुंच गए थे। ध्यान रखेंगे, इस बीच शिवा की गतिविधियां शांत रही। 1667 में उन्हें मुगल सूबेदार मुअज्जम के माध्यम से सम्राट के पास एक संदेश भेजा था और एक संधि प्रस्ताव भेजा था। उस संधि प्रस्ताव को सम्राट ने स्वीकार कर लिया था तथा उन्हें राजा की उपाधि दिया था। राजा की उपाधि दिया गया। शिवाजी इस बीच अपनी शक्ति बढ़ाते रहे, शांत होकर शक्ति बढ़ाते रहे। लेकिन 1670 में उन्होंने दूसरी बार सूरत को लूट लिया। 1670 में सूरत को दूसरी बार लूटा और 1674 में, ध्यान रखेंगे ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि रायगढ़ दुर्ग, ये रायगढ़ दुर्ग में एक स्वतंत्र शासक के रूप में राज्याभिषेक कराया और उस राज्य को, उस क्षेत्र को मराठा लेखों में स्वराज की संज्ञा दी गई है। ध्यान रखेंगे कि वहां के ब्राह्मणों ने उन्हें राज्याभिषेक नहीं किया, इसलिए वाराणसी के विशेश्वर जी, ध्यान रखेंगे कि वहां के ब्राह्मणों ने उन्हें राज्याभिषेक इसलिए नहीं किया कि वो उन्हें क्षत्रिय नहीं मानते थे। इसलिए काशी के पंडित विशेश्वर जी गाग भट्ट, विशेश्वर जी गाग भट्ट, प्रश्न पूछा गया है कि विशेश्वर जी गाग भट्ट ने उनका राज्याभिषेक कराया था और 4 माह बाद ये तांत्रिक विधि से इनका राज्याभिषेक निश्चल पुरी गोस्वामी ने किया था। तो राज्याभिषेक पूछा था कब हुआ? 1674 में हुआ था। कहाँ हुआ था? रायगढ़ दुर्ग में हुआ था। कौन कराया था? विशेश्वर जी गाग भट्ट ने कराया था और बाद में 4 माह बाद तांत्रिक विधि से उनका राज्याभिषेक निश्चलपुरी गोस्वामी ने किया था। शिवाजी का अंतिम अभियान, ये अंतिम अभियान पूछा गया है, कर्नाटक के विरुद्ध रहा। कर्नाटक में शिवा ने जिंजी किला पर अधिकार कर लिया था, लेकिन उनका अंतिम 2 वर्ष, शिवाजी का अंतिम 2 वर्ष बहुत दुखद रहा, क्योंकि उनका पुत्र संभाजी मुगलों से मिल गया था। अतः संभाजी को पन्हाला दुर्ग में गिरफ्तार कर लिया गया। इसी बीच 3 अप्रैल, ध्यान रखेंगे कि 3 अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। उनका अंतिम अभियान कर्नाटक विरुद्ध था। शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 में हुई और उनका अंतिम संस्कार उनकी दूसरी पत्नी सोयराबाई, उनकी दूसरी पत्नी ये सोयराबाई के पुत्र राजा राम ने किया था। प्रश्न पूछा गया है कि शिवाजी का अंतिम संस्कार राजा राम ने किया था। जो उनकी दूसरी पत्नी सोयराबाई के पुत्र थे, वैसे शिवाजी की का 7 विवाह हुआ था। उसमें एक पत्नी पुतलीबाई सती भी हो गई थी। ध्यान रखेंगे कि शिवाजी का मूल्यांकन खफी खां के शब्दों में, खफी खां ने, इतिहासकार खफी खां मुंतकब उल्तवारी के लेखक ने उन्हें लुटेरा कहा है, उन्हें तैमूर और अलाउद्दीन खिलजी का हिंदू संस्करण कहा है और उन्हें धोखे का पिता तथा शैतान का चतुर बेटा भी कहा है। किंतु वह शिवाजी की जो धर्मनिरपेक्षता की नीति थी उसकी प्रशंसा करता है। कहता है कि शिवा ने अपने किसी भी सैन्य अभियान में
किसी भी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी स्त्री को सम्मान पर ठेस नहीं पहुंचने दिया और किसी भी धर्म की धार्मिक ग्रंथ क्यों न हो उसका सम्मान किया, हानि नहीं पहुंचाई। शिवाजी को औरंगजेब पहाड़ी चूहा कहा करता था। ध्यान रखिए, ये मराठा साम्राज्य का पार्ट फर्स्ट है, ये वीडियो पार्ट फर्स्ट है और सेकंड और थर्ड वीडियो भी आएगी। इसमें शिवाजी का जो वंशज उत्तराधिकारी और उनका प्रशासन का उल्लेख करेंगे और थर्ड पार्ट में हम पेशवाओं का इतिहास पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।